Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our one shot lecture series. I hope आप लोगों ने स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का है और हम टॉपिक पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से कौन से साल में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मैं अभी बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ज्ञान लैब। इस ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा और जिन बच्चों को अपनी सीईटी की तैयारी, अपने नर्सिंग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप लोग अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हो वरदान बैच में। वरदान बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। आप अभी भी वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 से 4 हजार एमसीक्यूज मिलेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में एंड आपका पूरा बायो सिलेबस डिटेल में कवर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। तो जल्दी जल्दी ऐप चेक करो। अगर कोई कोर्स नहीं भी खरीदना है तो भी फ्री मटेरियल बहुत है, आपको कुछ 1000-1500 एमसीक्यूज हमने फ्री में दिए हैं। तो ऐप इंस्टॉल करके चेक करो, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 4। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है हमें, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी यही चीज हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर में भी पढ़ी है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, कि फ्रेडरिक मिशेर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डब्ल्यूबीसी सेल्स के थ्रू डीएनए की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको वही दिया गया है कि फ्रेडरिक मिशेर नाम के जो एक बायोकेमिस्ट थे, ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके अलग अलग पस बैंडेजेस कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जहां पर भी पस होता है वहां पर इन्फेक्शन होता है और जहां इन्फेक्शन होता है वहां पर मरे हुए डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं। तो बेसिकली फ्रेडरिक मिशेर डब्ल्यूबीसी सेल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके अलग अलग व्हाइट ब्लड सेल्स कलेक्शन किया और इन व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन में ट्रीट किया। जब इन्होंने इन व्हाइट ब्लड सेल्स को सॉल्ट सोल्यूशन में ट्रीट किया तो सॉल्ट के वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है। तो जब इन्होंने इन डब्ल्यूबीसी सेल्स को सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो सेल्स के आउटर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई और उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो एक ही जगह पे जम गया, त्याला अपन म्हणतो प्रेसिपिटेट होने। तो यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट हो गया। अब इसी प्रेसिपिटेटेड केमिकल सब्सटेंस को जब हमने इसका मतलब केमिकल स्ट्रक्चर और जब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किए, तो शुरू में इस न्यूक्लियस का नाम पहले तो न्यूक्लिन पड़ा। क्या पड़ा इसका नाम? न्यूक्लिन। अब इस न्यूक्लियन का जब पीएच टेस्ट किया गया, जब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेक किए गए, तो इसमें बहुत ज्यादा फास्फोरस कंटेंट देखने को मिला और इतना हाई फास्फोरस कंटेंट होने के वजह से इसमें बहुत ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिली। तो इसी न्यूक्लियन का आगे जाकर नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। और फिर धीरे 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 करके फ्रेडरिक मिशेर ने ये जो न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई की थी, इससे हमको पता चला कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप की होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जिसको हम जानते हैं डीएनए और आरएनए के नाम से। और ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए हमको प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्रेडरिक मिशेर के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। अब आगे हमको क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है क्या। देखो क्या होता है पता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कब किया जाता है, जब आपको उस चीज को लेकर कंफ्यूजन होता है। अभी साइंटिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि व्हाट इज अवर जेनेटिक मटेरियल, ऐसा क्या चीज है जिसके वजह से फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स सन में ट्रांसफर होते हैं, मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स सन में ट्रांसफर होते हैं, यानी पेरेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चे के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट्स का डीएनए बच्चे में जाता है या प्रोटीन जाता है या फैट्स जाता है या लिपिड्स जाता है या कार्बोहाइड्रेट जाता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आखिर क्या है, इस चीज को लेकर कम से कम 20 से 25 साल तक बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, बहुत डिस्कशन चल रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत सारे जेनेटिसिस्ट लोगों को लगता था कि दिखने में प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है और प्रोटीन के बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज है, तो शायद प्रोटीन के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती होगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि अरे डीएनए भी प्रेजेंट है, पर डीएनए की क्वांटिटी कम है, डीएनए दिखने में छोटा है। देखो कोई भी चीज दिखने में बड़ी दिखती है तो हमको लगता है कि दिस इज द मेन मॉलिक्यूल, पर ऐसा नहीं होता है। जो चीज बड़ी दिखती है वो चीज बड़ा काम करेगी ऐसा जरूरी थोड़ी ना तो है। तो दिखने में प्रोटीन बड़ा दिखता था, इसीलिए हमने सोचा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, बट रियलिटी में तो कुछ और ही था ना। रियलिटी में डीएनए भले ही छोटा दिख रहा है, बट जब डीएनए को खोल के देखा
ये अपना सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को जब हमने ओपन करके देखा तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल निकला। तो ये बाद में पता चला, पहले साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि डीएनए छोटा है तो उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, पर बाद में पता चला कि डीएनए एक्चुअली बहुत बड़ा है और डीएनए में जो वेरिएशंस होते हैं, इसी वेरिएशंस की वजह से हमको आगे नए नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं और प्रोटीन्स की वजह से ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग प्रोटीन के फेवर में थे, लेकिन 25 साल लगे ये प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं डीएनए है। तो ये एक दिन में नहीं होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कोई चीज आप प्रूव करते हो, क्योंकि उसके कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत होते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो जेनेटिक मटेरियल का जो डिस्कवरी था, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। मैम, इस एक्सपेरिमेंट में से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बोर्ड एग्जाम्स में? देख लेते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको सीईटी में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने ना एक निमोनिया का बैक्टीरिया लिया था, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आपको नाम पूछा तो आपको साइंटिफिक नेम लिखकर उसको अंडरलाइन करना है, वरना 0 मार्क्स मिलेगा। दिस इज द रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया के इन्होंने 2 अलग अलग वेराइटी ली। इस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है, तो इसकी 2 अलग अलग स्ट्रेन उन्होंने लिए। स्ट्रेन म्हणजे वेराइटी, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन दिखने में ऐसी दिखेगी, इसके बाहर ऐसी रफ लेयर होगी, ठीक है, और ये लेयर जैसे ही चूहे की बॉडी में जाएगी तो चूहे की बॉडी में जो WBC सेल्स है, ये WBC सेल्स इसको खा लेंगे, जिसके वजह से हमारे चूहे को निमोनिया नहीं होगा। तो रफ स्ट्रेन के पास कोई आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसीलिए रफ स्ट्रेन की वजह से निमोनिया नहीं होता। तो रफ स्ट्रेन को हम बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक, नॉन विरुलेंट, नॉन कैप्सुलेटेड, क्योंकि इसके बाहर कोई भी कैप्सूल नहीं है। इसका ही एक दूसरा वेराइटी था स्मूथ स्ट्रेन। अभी दिखने में ये स्मूथ स्ट्रेन रफ जैसा ही था, लेकिन इसके बाहर ना एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल थी। ये जो कैप्सूल है ये बनती है लाइपोपॉलीसैकेराइड से, मतलब लिपिड और शुगर के कॉम्बिनेशन से, और इसी के वजह से हमारा जो एस स्ट्रेन है ये जल्दी मरता नहीं है। मतलब WBC सेल्स इसको खाने आएंगे तो भी ये जल्दी नहीं मरेगा, ये अंदर ही अंदर जिंदा रहेगा, और इसके वजह से हमको निमोनिया हो जाएगा। तो इसको डेंजरस बोलते हैं। दिस इज पैथोजेनिक, दिस इज स्मूथ, दिस इज विरुलेंट स्ट्रेन, क्योंकि इसके पास कैप्सूल थी। तो ऐसे 2 अलग अलग स्ट्रेन लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने। उन्होंने एक रफ स्ट्रेन लिया, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया माउस को इंजेक्ट किया। ये रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जैसे ही हमारे माउस में गया, वैसे ही माउस के WBC सेल्स एक्टिवेट हो गए और ये WBC सेल्स ने इनको खा लिया। तो माउस को निमोनिया नहीं हुआ, तो माउस जिंदा था। अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने? उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन लिया। अभी एस के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये प्रोटेक्टिव लेयर लाइपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन से बनती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड मींस लिपिड एंड शुगर। अब जैसे ही ये एस स्ट्रेन माउस के अंदर गया तो इसके WBC सेल्स इसको खाने आए, लेकिन ये WBC सेल्स इसको नहीं खा पाए क्योंकि इसकी आउटर लेयर काफी टफ थी। तो ये बैक्टीरिया हमारे माउस में निमोनिया स्प्रेड करता है, जिसके वजह से बेचारा माउस मर गया। ओके, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? हमने इसी बैक्टीरिया को हीट किया। जब हम इस बैक्टीरिया को हीट करते हैं तो बैक्टीरिया डेड हो जाता है, यानी उसकी जो आउटर लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है। ये जो आउटर लेयर है ना, ये आउटर लेयर डिसॉल्व हो जाती है और बैक्टीरिया डेड हो जाता है। अब इस बैक्टीरिया को मैंने माउस में इंजेक्ट किया। अभी इसके पास कोई स्मूथ लेयर नहीं है, तो WBC सेल्स इसको खा गए, जिसकी वजह से माउस को निमोनिया नहीं हुआ और माउस की डेथ नहीं हुई, माउस जिंदा था। तो अब चौथा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया? हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को मिक्स कर दिया। सॉरी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को मिक्स किया। दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहाँ पर हमने 1 और 3 को मिक्स किया। हमने मरा हुआ एस बैक्टीरिया लिया और लाइव आर बैक्टीरिया लिया। ठीक है, जब हमने मरा हुआ एस बैक्टीरिया लिया और लाइव आर स्ट्रेन लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब मैंने मेरे चूहे में इंजेक्ट किया तो ये माउस मर गया, जबकि ये माउस नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी माउस नहीं मरा था और इस वाले कंडीशन में भी माउस नहीं मरा था। हमने ये 2 कॉम्बिनेशन मिक्स किया ना, तो यहाँ पे हमारा चूहा नहीं मरना चाहिए था, पर यहाँ पे चूहा मर गया। जब ये चूहा मरा तो इसका हमने ब्लड सैंपल टेस्ट किया और इसके ब्लड सैंपल में हमको लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया देखने को मिला। अब ये लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आया किधर से? हमने तो ये बैक्टीरिया डाला भी नहीं था चूहे में, हमने तो ये 2 कॉम्बिनेशन डाला था।
तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहां पर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमारा ये जो S है, मरा हुआ S है, इस मरे हुए S का जो डीएनए है, उस डीएनए ने हमारे R को S में कन्वर्ट कर दिया। अवर R गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू S। मतलब देखो, ये मरा हुआ जिंदा नहीं हुआ। बच्चों को क्या लगता है कि जो S मर गया था, ये मरा हुआ जो S था वो जिंदा हो गया। नहीं, एक बार जो मर गया तो मर गया, वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। ये मरा हुआ S जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उस मरे हुए बैक्टीरिया के कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स थे जो R स्ट्रेन के साथ इंटरफेयर किए और R स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया S स्ट्रेन में, क्योंकि इसके पास स्मूथ लेयर बन गई और फिर WBC सेल्स इसको नहीं खा पाए, जिसके वजह से माउस को निमोनिया हुआ और बेचारा माउस मर गया। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब R स्ट्रेन बैक्टीरिया ने कुछ तो ले लिया हीट किल्ड S बैक्टीरिया से, जिसके वजह से R स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया S स्ट्रेन में और हमारा माउस मर गया। तो अब ये क्या था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, यही चीज हमको फाइंड आउट करनी थी। मतलब अभी हमको पता है कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डीएनए, मतलब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का डीएनए के वजह से आर स्ट्रेन का डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन ये पहले नहीं पता था ना। तो ये क्या है वो हमको नहीं पता था कि कौन से मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ये आगे अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट ने प्रूव किया दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये प्रूव करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग साइंटिस्ट एक साथ आए 1944 में, आफ्टर 10 years ऑफ रिसर्च। ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी, इन तीनों ने मिलके कुछ एंजाइम ऐसे मेथड यूज किया, यानी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने अलग अलग एंजाइम्स यूज किए। अब इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, इन लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया, यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ पर दूसरा ट्यूब है, यहाँ पर इन्होंने डाला हीट किल्ड एस प्लस आर स्ट्रेन, यहाँ पे डाला हीट किल्ड एस प्लस आर स्ट्रेन। मतलब ये मरा हुआ बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं एस वाला और आर स्ट्रेन लाइव यूज कर रहे हैं। अब इन्होंने इस वाले ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डाला है और इस वाले ट्यूब में डीएनएज एंजाइम डाला है। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इट विल डिस्ट्रॉय प्रोटीन, और डीएनएज एंजाइम क्या करता है, इट विल डिस्ट्रॉय डीएनए। ये डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। अभी देखो, साइंटिस्ट लोगों को क्या कंफ्यूजन था, या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब दोनों में से हमको प्रूव करना है कि व्हाट इज द रियल जेनेटिक मटेरियल। अभी अगर प्रोटीन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मतलब इन दोनों का प्रोटीन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने इसका प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने इसका प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब मैंने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो निमोनिया नहीं होगा, मतलब माउस जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में मुझे क्या देखने को मिला कि माउस मर गया। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। जब मैंने डीएनए को ब्रेक डाउन किया, मैंने इसके डीएनए को भी ब्रेक डाउन किया और इसके डीएनए को भी ब्रेक डाउन कर दिया, अभी मैंने डीएनए ही खत्म कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और जब मैंने इस कॉम्बिनेशन को चूहे के अंदर डाला तो चूहा जिंदा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब मेरे चूहे को निमोनिया नहीं हुआ। तो कौन से जेनेटिक मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता था, डीएनए के वजह से, क्योंकि डीएनए डिस्ट्रॉय करने के बाद ही माउस जिंदा है। इधर पे माउस मर गया ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को मारने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डीएनए को मारने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब डीएनए इज द रियल जेनेटिक मटेरियल। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे प्रूव हो चुका था, दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ये जो हमारा कंफ्यूजन था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, ये प्रूव हो चुका था। लेकिन अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे। तो फाइनली दो और साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, यानी एक ऐसा वायरस लिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और उस वायरस की मदद से इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो दिस वाज द फाइनल एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने ये कैसे प्रूव किया, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज, इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने बैक्टीरियोफाज यूज किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ऐसा वायरस, और इन्होंने ना दो केमिकल मॉलिक्यूल यूज किया, एक फॉस्फोरस और एक सल्फर। इन दोनों के इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए, फॉस्फोरस का P32 और सल्फर का S35। अब आप कॉम्बिनेशन कैसे याद रखोगे, S और 35,
ये दोनों सेम दिखता है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि S35 और P32 ये कॉम्बिनेशन हमने यूज किया था। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। 11वीं में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ दो चीजों से बनता है। इसका जो आउटर कैप्सूल है, ये कैप्सूल बनती है प्रोटीन से, और प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज नो फॉस्फोरस इन अमीनो एसिड्स, ओके। अब आगे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, एंड दे हैव ओनली फॉस्फोरस, दे डोंट हैव सल्फर। इनके पास सल्फर नहीं होता। तो अभी हमको क्या करना है, हमने इधर पे जो दो केमिकल मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया है, हमने लिया सल्फर का S35 और फॉस्फोरस का P32। अभी हमने दो अलग अलग बैक्टीरियोफाज लिया, इस बैक्टीरियोफाज को मैंने सल्फर दिया, इस बैक्टीरियोफाज को मैंने फॉस्फोरस दिया, और ये दोनों मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव म्हणजे ते अंधारात चमकणार। तो यहाँ पर सिर्फ इसका आउटर पार्ट चमक रहा है, मतलब प्रोटीन चमक रहा है, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसका अंदर वाला पार्ट चमक रहा है, मतलब न्यूक्लिक एसिड चमक रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बैक्टीरियोफाज को अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए सेंड करेंगे। ये मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है। हर एक साइंटिस्ट को ई कोलाई बैक्टीरिया पसंद है, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन करता है, 20 मिनट्स में रेप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों बैक्टीरियोफाज को अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए भेजा। अभी बस यहीं पे हमको मेन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना था। जब ये बैक्टीरियोफाज, मतलब जब ये वायरस इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, तो ये अपना कौन सा मटेरियल उस बैक्टीरिया में डाल रहा है, वही अपने को ऑब्जर्व करना है। अगर इसने अपना प्रोटीन डाला, मतलब प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, और अगर इसने अपना न्यूक्लिक एसिड डाला, मतलब न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, तो हमको ये कैसे पता चलेगा। हमने थोड़ा टाइम इन्फेक्शन करने के लिए छोड़ा, मतलब अटैक करने के लिए छोड़ा। अटैक होने के बाद ये पूरा एक्सपेरिमेंट अपन एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया। ये देखो, मिक्सिंग होने के बाद हमने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब उस ट्यूब को एकदम हाई स्पीड में रोटेट करना। अतः लक्ष्य द्या, हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल हेवी रहता है और वायरसेस छोटे रहते हैं, वायरसेस लाइट होते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेवी है, प्रोटीन्स लाइट है, मतलब जो चीज हेवी है वो नीचे सेटल हो जाएगी और जो चीज हल्की है वो ऊपर आ जाएगी। तो जब हमने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया तो हेवी मॉलिक्यूल्स नीचे सेटल हो गए और लाइट मॉलिक्यूल्स ऊपर ऊपर फ्लोट हो रहे थे। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, जब हमने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया, जहां पर मैंने सल्फर डाला था, ये देखो सल्फर, जब मैंने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया तो मुझे ई कोलाई के सेल्स में सल्फर दिखाई नहीं। सल्फर मुझे ऊपर ऊपर मिला, मतलब इधर ऊपर ऊपर सल्फर मिला, नीचे मुझे कुछ मिला ही नहीं। और यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दिया कि ई कोलाई के जो सेल्स है इसके अंदर फॉस्फोरस है, और जो चीज सेल के अंदर है मतलब वही चीज ट्रान्सफर हुई है। आता इथे बघा ना, इथे मला सेलच्या आतमध्ये रेडिओ ऍक्टिव्हिटी दिसते, म्हणजे ह्या व्हायरसने जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर केलं। यहाँ पर मुझे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही, मतलब इस वायरस ने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि जो मटेरियल ट्रांसफर होगा वही मटेरियल सेल के अंदर दिखेगा। तो इससे प्रूव होता है sometime after infection phosphorus and sulfur was tested, only radioactive phosphorus was found inside the bacteria। मतलब मुझे बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, यानी फॉस्फोरस ट्रांसफर हुआ। और फॉस्फोरस किसके पास रहता है, फॉस्फोरस रहता है डीएनए के पास, मतलब न्यूक्लिक एसिड के पास। तो इससे प्रूव होता है कि जो मॉलिक्यूल बैक्टीरिया में पास हुआ दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया था एंड दिस वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेस। तो यहां तक सबको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो सेल है, सेल बहुत ही छोटा है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और भी ज्यादा छोटा है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमको बहुत छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा सा डीएनए फिट करना है। This is the cell, this is the nucleus, and this is the DNA which we have to fit inside such a small cell। तो अभी इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से सेल में कैसे फिट होगा, ये हमारा कंफ्यूजन है, और इसीलिए हमको डीएनए पैकेजिंग के बारे में टॉपिक दिया गया है। सबसे पहली बात, अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, मेमेलियन सेल की बात करें, तो हमारे डीएनए की लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। मैम ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर।
तो दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स, आपके डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं उसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आपके डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। अब इतना बड़ा डीएनए हम छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे, और उसका आंसर है फोल्डिंग, कंडेंसिंग, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। अब जब भी हम बड़े मॉलिक्यूल का पैकेजिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करना चाहिए, इसीलिए पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये अनडेवलप्ड सेल होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं होता है, ना इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना इनके पास प्रॉपर डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोइड, क्योंकि इनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है, अगर इस न्यूक्लियोइड को आप बाहर निकालकर ऐसे उसको सीधा करके देखोगे तो इसकी लेंथ होती है 1100 माइक्रॉन्स। अभी ये जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसको हमको फोल्ड करना है। प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा सा न्यूक्लियस अगर हम देखेंगे तो ये अपना प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना है? 2 to 3 माइक्रोन लॉन्ग। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अभी ये इतना छोटा सा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में मुझे इतना बड़ा डीएनए फिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अभी ये इतना बड़ा डीएनए है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा डीएनए है, तो मुझे इसको छोटे से डब्बे में फिट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको एक फोल्ड करूंगी और फिर इसको मैं और एक फोल्ड करूंगी। तो 1100 का आधा होता है 550, उसको और एक बार फोल्ड करो तो 275। मतलब जब आप इसको 2 बार 3 बार फोल्ड करोगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, 350 माइक्रॉन्स हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये काफी बड़ा है, इट कैन स्टिल नॉट एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये अभी भी न्यूक्लियस के अंदर नाही जा सकता, कारण हे अजून खूप मोठं आहे, आपल्याला ह्याला अजून छोटं करावं लागेल। तो अब मैं इसको फोल्ड लूप बनाना स्टार्ट करूंगी, मतलब अब मैं इसका ऐसे 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 लूप्स बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर हम इसका फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं, इसका लूप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आता कधी कधी काय होतं, हे लूप ओपन नाही झाले पाहिजे। जैसे कि समझो अभी यहाँ पर मैं आपको एक वायर दिखाती हूँ, अभी यहाँ पर ये लूप ओपन ना हो जाए। दिख रहा है क्या सबको? हाँ, ये फैन का वायर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, वेट, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। हाँ, अभी दिखेगा सबको। ये देखो, ये जो है ना, ये लूप अपना ओपन ना हो जाए, ये लूप ओपन ना हो जाए, इसीलिए इधर पे एक धागा बांध के रखा है, क्योंकि अगर ये धागा खुल गया तो ये पूरा वायर खुल जाएगा। तो वैसे ही हम डीएनए में भी लूप्स बनाते हैं। अब डीएनए का लूप क्यों बनाया जाता है? ताकि ये लूप खुल ना जाए और इधर पे ये वायर खुल ना जाए, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ कनेक्टर्स लगाते हैं। इन कनेक्टर्स को हम बोलते हैं आरएनए कनेक्टर्स। आरएनए कनेक्टर्स की मदद से ये लूप एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन अभी भी ये काफी बडे आहे, अजून हे छोटे नाही झालेत। आपल्याला ह्या सेलच्या आतमध्ये टाकायचंय, 2 मायक्रॉन्सच्या आतमध्ये टाकायचंय, म्हणजे ह्याला अजून छोटं करावं लागेल। आता ह्याला अजून छोटं करण्यासाठी आपण आता ह्याला सुपर कॉइल करणार। जब आप इसको सुपर कॉइल करते हो, तर सुपर कॉइलिंग करण्यासाठी आपल्याला स्पेशल प्रोटीन्स लागतात। ती प्रोटीन्स ह्या सुपर कॉइलला पकडून ठेवतात, ही कॉइल ओपन होत नाही। तो वो जो प्रोटीन्स हैं जो हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं HU प्रोटीन्स। आता ही प्रोटीन हिस्टोन सारखी असते, पण हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेवी प्रोटीन्स। हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, पण प्रोकैरियोटिक सेल अनडेवलप्ड सेल है, तो उनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स का डुप्लीकेट कॉपी है HU प्रोटीन्स। तो ये HU प्रोटीन्स क्या करता है? ये सुपर कॉइलिंग पकड़ने में हेल्प करता है। और फिर डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा हेलिकल बनाने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम और डीएनए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का यूज होता है। इन दोनों एंजाइम्स की मदद से हमारा जो डीएनए है वो ऐसे कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अगर ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो डीएनए स्ट्रेट हो जाएगा। तो इन एंजाइम्स की मदद से और इन प्रोटीन्स की मदद से हमने डीएनए को इतना छोटा किया कि 1100 माइक्रॉन्स का डीएनए 2 माइक्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड नाउ दिस डीएनए कैन इजीली फिट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पैकेजिंग इजी होता है, पर यूकैरियोटिक सेल का पैकेजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहली बात, क्रोमोसोम्स, हमारा जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और डीएनए किससे बना है? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है। ये देखो, ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स है और ये डीएनए कॉइल होते जा रहा है। ओके, तो ये अपने हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दीज आर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज डीएनए। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये किसने बताया था? आर कॉर्नबर्ग ने बताया था 1974 में। अभी हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो ये जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट हैज फॉस्फरस, सो इट इज नेगेटिव्हली चार्ज्ड। आता नेगेटिव्ह डीएनए ला अट्रॅक्ट करण्यासाठी आपल्याला पॉझिटिव्ह अमिनो ऍसिड्स लागतील,
तो हिस्टोन 2 अमीनो एसिड से बनता है और वो अमीनो एसिड्स पॉजिटिव होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम्स में कि हिस्टोन कौन से अमीनो एसिड से बनता है। किधर गया वो क्वेश्चन, 1 सेकेंड। हाँ, हिस्टोन्स कौन से अमीनो एसिड से बनता है, जो पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होती है। तो ये देखो इधर आपको दिया गया है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होती है लाइसिन एंड आर्जिनिन, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव अमीनो एसिड से हिस्टोन बनता है। हिस्टोन मॉलिक्यूल के 4 अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं और ऐसे डबल 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 एवरी टाइप का 2 मॉलिक्यूल, जैसे H2A का 2, H4 का 2, H2B का 2 और H3 का 2, ऐसे मिला के टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कौन से हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है जो लाइसिन एंड आर्जिनिन से बने हैं। H1 प्रोटीन जो है, दिस बाइंड्स द डीएनए वेयर इट एंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियस। ये देखो इधर पे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, यहाँ से डीएनए अंदर जाएगा और यहीं से हमारा डीएनए बाहर आएगा। तो दिस इज लाइक द गेट कीपर, यहीं से डीएनए अंदर जाने वाला है, यहीं से डीएनए बाहर आने वाला है, एंड दिस इज ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन। सेंटर में जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स बने हैं, इस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के आसपास जब अपना डीएनए ऐसा गोल घूमता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अगर इसके पास डीएनए नहीं है, फक्त हे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आहेत, तर ह्याला आपण म्हणणार हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि सिर्फ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जब इस ऑक्टामर के पास डीएनए आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर डीएनए को कॉइल करके रखने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी यूज होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दे हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल। अभी देखो, जब हम डीएनए को कॉइल करते हैं तो ध्यान से देखना, इधर पे क्या होता है, हमारा डीएनए इधर से एंटर करता है और इधर से बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी यहां से लेकर यहां तक अगर मैं डीएनए का बेस पेयर्स काउंट करूं तो ये 200 बेस पेयर्स से बना है, फ्रॉम हियर टिल हियर। लेकिन ये बीच का जो डीएनए है, ये इतना पार्ट तो बाहर आ गया ना। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोसोम के अंदर 146 बेस पेयर्स है और ये बीच का जो डीएनए है ये 54 बेस पेयर से बना है। इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए। तो यहाँ पर देखो 146 बेस पेयर्स आपके न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है और बाकी 54 बेस पेयर्स से आपका लिंकर डीएनए बनता है। ओनली 134 टर्न इज सराउंडेड अराउंड द न्यूक्लियोसोम। जब ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम, 2, 3, 4, 5, 6, तो दिखने में ये टेलीफोन के वायर जैसा दिखने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। जब 6 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आ जाते हैं तो ये टेलीफोन के वायर जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आ जाते हैं तो दिखने में क्या लगता है पता है, ये कि ऐसे एक धागा है और उसके ऊपर हमने छोटा 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 मणि घुसाया है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसा लगता है कि एक धागा है और उसमें छोटा छोटा मणि है, तो दिखने में ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। अभी ये जो सोलेनॉइड फाइबर है, मतलब ये जो सोलेनॉइड फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे गोल 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 टेलीफोन वायर जैसा स्ट्रक्चर है, इसका अगर आप डायामीटर देखोगे तो इट इज 30 नैनोमीटर। फिर ये और ज्यादा टाइट होते जाता है, इसकी कॉइलिंग और ज्यादा कंडेंस होते जाती है, तो इसका नैनोमीटर भी चेंज होते जाता है। जितना ज्यादा ये कंडेंस होते जाएगा उतना ज्यादा इसका डायमेंशंस चेंज होता जाएगा। इट फर्दर कॉइल्स to form chromosomes, and the packaging of chromatin need additional set of proteins called as non-histone chromosomal proteins। तो हमने हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज देखा, हमने हिस्टोन H1 का देखा और हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी यूज देखा। ठीक है, अभी यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में क्या बताया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इधर पे नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक दूसरे क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में से है, इसका आंसर ये आएगा। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था। व्हाट इज हेटेरोक्रोमेटिन? हेटेरोक्रोमेटिन ये टर्म हेट्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में बेसिक डिफरेंस क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन कंडेंस डीएनए है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे डार्क दिखाई देता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा डाई एब्जॉर्ब होती है। इसके पास डीएनए ज्यादा है लेकिन इसका डीएनए इतना टाइट है कि ये जल्दी सेपरेट नहीं होता, ये जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। तो Y क्रोमोसोम के पास हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होता है, X क्रोमोसोम के पास यू क्रोमेटिन ज्यादा होता है क्योंकि ये लूज डीएनए होता है, इट इज नॉन कंडेंस्ड। माइक्रोस्कोप के नीचे ये लाइट दिखाई देता है क्योंकि ये ज्यादा डाई एब्जॉर्ब नहीं करता और ये ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है। तो X क्रोमोसोम के पास यू क्रोमेटिन ज्यादा होता है और Y क्रोमोसोम के पास हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव,
यूक्रोमैटिन इज एक्टिव. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ये आगे आएगा, मतलब ये अभी इस टॉपिक का क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन का. ओके ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए अपने खुद की कॉपी बना रहा है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाना चाहिए, तभी हम उस सेल डिवीजन को कंप्लीट सेल डिवीजन बोलेंगे. ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो फंक्शंस दिखाता है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. सबसे पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होगा. ठीक है, एंजाइम्स की मदद से सेपरेशन होगा, फिर दूसरी एंजाइम्स की मदद से प्राइमर मॉलिक्यूल्स आएंगे और फिर नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक डीएनए से आपको दो डीएनए मिलेंगे ताकि हमारे डॉटर सेल्स में इक्वल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके. अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए. तो हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा सेल डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन दूसरे काम करने के लिए. जैसे कि अगर हमारा सेल डीएनए पे डिपेंड कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए तो उसको बोलेंगे हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन. तो व्हेन द सेल डिपेंड्स ऑन डीएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब यहाँ पर डीएनए खुद का काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन. ठीक है, और जब डीएनए खुद का काम करता है तो उसको बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक फंक्शन. तो हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन का एग्जांपल आता है प्रोटीन सिंथेसिस और ऑटोकैटालिटिक फंक्शन का एग्जांपल आता है डीएनए रेप्लिकेशन. जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ये डायग्राम देखा है सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कब होता है, जब सेल डिवीजन का एस फेज आता है. ये जो इंटरफेज वाला स्टेज है, यहाँ पर ये जो एस फेज वाला स्टेज रहता है, इसी स्टेज में हमें देखने मिलता है कि हमारा जो सेल है वो डिवाइड होने वाला है और सेल के अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होने वाला है. In eukaryotic organisms, replication of DNA takes place only once in the cell cycle. तो DNA replication की अगर हम बात करें तो ये कौन से फेज में होता है, ये सीईटी क्वेश्चन है, नीट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है. डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. डीएनए रेप्लिकेशन कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से होता है. और ये मेथड किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था. डीएनए की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहली बात, हमारा डीएनए एंटी पैरेलल नेचर दिखाता है, यानी कि अगर इस साइड 5 प्राइम है तो यहाँ पर 3 प्राइम होगा, यहाँ पर 5 प्राइम तो यहाँ पर 3 प्राइम. और दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, यानी कि प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद पायरिमिडीन. तो ये दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमको डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था और ये प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फॉलो करता है, ये हमें आगे समझ में आया. तो देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस कैसे होता है. मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो एंजाइम यूज होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, दैट इज फॉस्फोराइलेज. देखो डीएनए रेप्लिकेशन को अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हमको एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बताया है, सेकंड स्टेप में पॉइंट ऑफ ओरिजिन, थर्ड स्टेप अनवाइंडिंग, फोर्थ स्टेप रेप्लिकेटिंग फोर्क, पांचवा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, फिर आता है लीडिंग इन लैगिंग स्ट्रैंड और फिर लास्ट में आता है मैचुरेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. तो ये 7 स्टेप्स को हम एंजाइम्स के पैटर्न से समझेंगे. ठीक है, कि कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस. तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो यहाँ पर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेटेड फॉर्म में होने चाहिए ना. यहाँ पर ये जो नया न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होने वाला है वो एक्टिव होने चाहिए. तो इनको पहले हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं. दे आर इन मोनोफॉस्फेट फॉर्म. इनको मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाना है तो एटीपी ऐड करना है. एटीपी ऐड करने के लिए हमको चाहिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम. तो सबसे पहला काम हम करते हैं एक्टिवेशन करने का, यानी कि जो भी हमारे मोनोफॉस्फेट्स होते हैं इनको हम फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं. दूसरा एंजाइम कौन सा आता है, एंडोन्यूक्लियस. अब देखो हमारा जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को हमको स्प्लिट करना है. अभी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए यहाँ से मुझे हेलिकेज एंजाइम को अंदर डालना पड़ेगा. हेलिकेज एंजाइम अंदर डालने के लिए मुझे यहाँ पर छोटा सा एक खड्डा करना पड़ेगा. तो जब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कट मारती हूँ, इस छोटे से कट को बोलते हैं निक करना. और ये निक करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम.
क्योंकि इसी खड्डे से हमारा हेलिकेज एंजाइम अंदर घुसेगा और डीएनए को तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर ये ब्लू वाला जो डीएनए है इसको कट किया, इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो हम यहाँ पर डीएनए के शुगर फॉस्फेट बैकबोन को छोटा सा कट करते हैं ताकि हमारा हेलिकेज एंजाइम अंदर आ सके। जैसे हेलिकेज एंजाइम अंदर आता है, ये देखो ये हेलिकेज एंजाइम है, वैसे ही डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो हेलिकेज एंजाइम आता है और डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हेलिकेज एंजाइम का काम होता है डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको सेपरेट करना। अभी हमारा डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट तो हो जाएगा, लेकिन ये वापस एक साथ चिपक ना जाए, इनको वापस एक साथ चिपकने से रोकना है, तो हमको यहाँ पर ये स्पेशल प्रोटीन्स लगाने पड़ते हैं। इन स्पेशल प्रोटीन्स का काम होता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड्स को जो सेपरेट हो गए उनको वापस एक साथ नहीं आने देता। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जब आप घर का दरवाजा खोलते हो, बार बार आपको अंदर बाहर आना है जाना है, तो आप बार बार थोड़ी ना तो दरवाजा खोलोगे बंद करोगे। आप दरवाजे के बाहर कुछ ऐसे पत्थर या कोई कपड़ा अटका देते हो ताकि वो दरवाजा खुला रहे, और फिर आपको जितनी बार अंदर बाहर आना जाना है आप अंदर बाहर आ जा सकते हो। नहीं तो बार बार अंदर आओगे, दरवाजा बंद होगा, फिर बाहर जाने के टाइम पे खोलो, फिर वापस बंद हुआ, फिर अंदर आने के टाइम पे खोलो, 50 बार तो दरवाजा खोलना और बंद करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने जब डीएनए को सेपरेट किया तो ये डीएनए वापिस एक साथ ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पर हम एसएसबीपी लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए नजदीक नहीं आता। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसकी वजह से फिर डीएनए स्ट्रैंड्स दूर दूर रहते हैं। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर, कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के टाइम पे जब हम डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन लगाया जाता है जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो उसका आंसर आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी आपने डीएनए को खोल दिया, डीएनए को सेपरेट कर दिया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम। सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम का क्या काम होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जब आप डीएनए रेप्लिकेशन करने वाले हो तो आपने दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके रखा है, हेलिकेज एंजाइम आगे आगे जा रहा है, डीएनए को तोड़ रहा है। अभी जब ये हेलिकेज एंजाइम आगे आगे आता है तो ये डीएनए के ऊपर प्रेशर डालता है, डीएनए को ऐसे जोर से खींचता है। अभी जैसे समझो मैंने पोनीटेल बनाई है, अगर मैं अपनी पोनीटेल को ऐसे जोर से खींचूंगी तो प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े इसीलिए यहाँ पर हम रबर बैंड लगाते हैं। तो वो रबर बैंड क्या करता है, जो भी प्रेशर आएगा उस रबर बैंड पे आएगा। अगर आप और जोर से प्रेशर करोगे तो बाल टूट जाएंगे। तो ये जो रबर बैंड है, ये रबर बैंड मेरे बाल को प्रोटेक्ट करता है, बाल को टूटने नहीं देता। तो यहाँ पर ऐसे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को बोलते हैं सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम। ये सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम क्या करता है, जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रेशर आने वाला है, ये उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट रिलीव्स द स्ट्रेस ऑन डीएनए इम्पोज्ड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग। अब आता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ध्यान से सुनो क्या होने वाला है इधर पे। ये देखो हमारा डीएनए सेपरेट हो चुका है, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी नहीं, हाँ ये देखो हमारा डीएनए सेपरेट हो चुका है, हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगाई हुई है। तो अब सबसे पहला काम क्या होगा इधर पे, 1 सेकेंड, हाँ आरएनए प्राइमेज आएगा। आरएनए प्राइमेज की वजह से आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल लगता है। आरएनए प्राइमर मॉलिक्यूल डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाता है। देखो दिस इज आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज की वजह से आरएनए प्राइमर बनता है। आरएनए प्राइमर कहाँ पे अटैच होता है, आरएनए प्राइमर ऑलवेज अटैचेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में अटैच होगा, और जहां पे आरएनए प्राइमर अटैच होता है वहां पे हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 को सिग्नल मिलता है। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 इधर पे आके अटैच होगा, और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को बुलाएगा और नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही अटैच होगा। यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर अटैच हुआ तो अभी दूसरा आरएनए प्राइमर यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रैंड 3 है ना, तो 3 प्राइम अगर इधर पे है तो इसके सामने 5 प्राइम आएगा और यहाँ पे 3 प्राइम आएगा। 3 के सामने हमेशा 5 आना चाहिए। तो नीचे जो डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, सपोज दिस इज आरएनए प्राइमर, अभी ये आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज एंजाइम को बुलाएगा, डीएनए पॉलीमरेज को, और ये डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में नया डीएनए ऐड करने वाला है। मतलब यहाँ पर नया डीएनए ऐसा ऐड हो रहा है और यहाँ पे नया डीएनए अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। अब धीरे धीरे करके ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम और आगे जाएगा, तो फिर ये रेप्लिकेशन आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये आगे जाएगा तो मुझे नया आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली कुछ ऐसा सिनारियो दिखेगा आपको। ये देखो हेलिकेज एंजाइम आया, इसने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया, यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आया, प्राइमेज ने प्राइमर लगाया, डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया, नया न्यूक्लियोटाइड बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हेलिकेज एंजाइम जब आगे गया
तो यहाँ पे तो कंटिन्यू चालू है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार, ये 3 प्राइम एंड है तो मुझे बार बार इधर आरएनए प्राइमर लगाना पड़ रहा है। जितनी बार हेलिकेज एंजाइम जाएगा उतनी बार मुझे इधर पे आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा, और फिर इस आरएनए प्राइमर को निकालने के लिए मुझे डीएनए पॉलीमरेज 1 को बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आपको कंटिन्यू स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रैंड कंटिन्यू बनता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जो स्ट्रैंड अटक अटक के बनता है, ये देखो ये एक स्ट्रैंड बना, फिर दूसरा स्ट्रैंड इधर बनेगा, तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे बनता है, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को एक साथ जॉइंट करने के लिए ये आरएनए प्राइमर निकालना पड़ता है। तो ये आरएनए प्राइमर हम दूसरे डीएनए पॉलीमरेज की मदद से निकाल देते हैं, फिर डीएनए लाइगेज की मदद से इन सारे फ्रेगमेंट्स को एक साथ चिपका देते हैं। तो देखो इधर पे हमने क्या किया, प्राइमेज एंजाइम आया, इसने आरएनए प्राइमर को बुलाया, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए रेप्लिकेशन करना कंटिन्यू करता है। अब हमको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करना है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करने से पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, ये आरएनए प्राइमर निकाल देता है। ये देखो इधर से आप एक्स्ट्रा आरएनए प्राइमर निकाल दोगे, ठीक है, रुको। हाँ ये देखो यहाँ पे चालू है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चालू है, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये अभी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, ये आरएनए प्राइमर निकाल देगा, तो यहाँ पे ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है ये उस गैप को सील कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को निकालता है, डीएनए लाइगेज उस गैप को फिल कर देता है, और फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 चेक करता है कि हमारा जो नया डीएनए बना है वो बराबर है कि नहीं है। ये देखो क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्राइमर है ना, ये एक्स्ट्रा प्राइमर रख के क्या करेंगे, इसको निकाल दो, तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम हमारे डीएनए को ज्वाइन कर देता है। सो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कहाँ गए, हाँ, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, इसने आरएनए प्राइमर निकाल दिया, जहां पे गैप बच जाता है वहां पे नया डीएनटीपी ऐड हुआ, फिर उस गैप को सील करने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो पूरा डीएनए बना है वो बराबर है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 2 की मदद से। और एक बार आपको आपके डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट रहते हैं, इनको वापस से ऐसे अगर कॉइल करना है तो कॉइल करने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम हम यूज करते हैं। तो लास्ट में डीएनए गायरेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को हेलिकल फॉर्म में बना देता है। मतलब जो डीएनए ऐसे स्ट्रेट था, डॉटर डीएनए ऐसा स्ट्रेट था, तो ये डीएनए ऐसे कॉइल हो जाएगा, हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम करने का किसका काम होता है, डीएनए गायरेज का काम होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस एवरीबॉडी। तो देखो यहाँ पे आपके आपके डॉटर मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, तो अभी यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है आपको कि जब भी हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें से आधा डीएनए पुराना होता है और आधा डीएनए नया होता है। 50% डीएनए इज ओल्ड, 50% डीएनए इज न्यू। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला जो डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, लीडिंग स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में जाता है, लीडिंग टेम्पलेट किसको बोलेंगे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का लेबल, ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। और आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग एमआरएनए। अभी ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इसका आंसर आगे आपको पता चलेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, मीसलसन एंड स्टाल नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रूव किया कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेट होता है। कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया और इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निक की मदद से यूज किया था। अभी ये प्रोसेस आपको डिटेल में आज तक नहीं पूछा गया है, तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसको सीधा स्किप कर दो। सिर्फ इतना याद रखो कि इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में रेप्लिकेट होता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया को आप जो भी नाइट्रोजन दोगे, आपको वो वही नाइट्रोजन का डीएनए बैंड दिखाएगा। यहाँ पर मैंने इकोलाई बैक्टीरिया को हेवी नाइट्रोजन दिया, तो मुझे उसके बैक्टीरिया में हेवी नाइट्रोजन देखने को मिला। जब मैं इकोलाई बैक्टीरिया को लाइट नाइट्रोजन दूंगी तो मुझे उसका मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है,
डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो ओरिजिनल डीएनए होता है वो स्प्लिट हो जाता है, तो एक स्ट्रैंड पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया रहता है, बस इतना ही प्रूव करना था। दैट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और इसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। अगर क्वेश्चन आया तो भी ये डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि 20 मिनट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, तो हमको 20 मिनट्स में मिलता है हाइब्रिड डीएनए, और 40 मिनट्स में हमको क्या मिलते हैं, 2 हाइब्रिड डीएनए देखने मिलते हैं और 2 लाइट डीएनए देखने मिलते हैं। मतलब आप अपने बैक्टीरिया को जो खाने के लिए दोगे वो वही खाएगा और उसकी मदद से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। इसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बेसिकली देखो, हमारे बॉडी में हर एक चीज को बनाने के लिए या हर एक सेल को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। सो प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। अब प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, यानी कि हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन करता है डीएनए। तो प्रोटीन कैसे बनता है या फिर हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। तो पहले के टाइम पे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ क्या था कि डीएनए से हमने मैसेज कॉपी किया कि मेरी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनाना है। अभी जैसे समझो मेरे अगर बाल नहीं आ रहे तो मतलब मेरी बॉडी में केराटिन प्रोटीन कम है, तो फिर डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन देंगे जिससे मेरी बॉडी में सिस्टीन अमीनो एसिड्स डेवलप होंगे और केराटिन प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, यानी डीएनए का मैसेज डीकोड हो जाएगा। तो मैसेज को डीकोड करना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उस मैसेज को डीकोड करके उस मैसेज से हेल्प से प्रोटीन बनाना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो पहले इसको सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ बोलते थे। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ यानी हमारे पूरे लाइफ का एक प्रोसेस, प्रोटीन बनाने के लिए 2 स्टेप्स चाहिए रहते थे, दैट वाज सेंट्रल डॉग्मा। ये प्रोसेस हमको किसने दिया था? दिस प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफएचसी क्रिक इन 1958। लेकिन 1970 में टेमिन और बाल्टीमोर ये 2 साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि कभी-कभी क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा उल्टा हो जाता है। हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डीएनए की मदद से आरएनए बनाते हैं, और जैसे ही हम प्रोटीन बनाने जाते हैं वैसे ही हमारे पास कोई वायरस का अटैक आ जाता है। जब हमारे ऊपर वायरस का अटैक होता है तो ये वायरस क्या करता है पता है? हमारा जो आरएनए है, ये वायरस हमारे आरएनए के साथ बाइंड करके खुद का आरएनए ऐसे डबल स्ट्रैंड कर लेता है। तो अब दिखने में यहाँ पर 50% वायरस का आरएनए है और 50% हमारा आरएनए है। तो अब दिखने में ये हमारे डीएनए की कॉपी दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये सब प्रोसेस किसके वजह से हुआ? ये सब प्रोसेस हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। तो यहाँ पर अब हमारा सेल जो हेल्दी प्रोटीन बनाने वाला था, अब वो वायरस प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। मतलब अब इस डीएनए की मदद से वायरल प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया। हम हेल्दी प्रोटीन बनाने वाले थे लेकिन वायरस के अटैक के वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उल्टा हो गया, जिसके वजह से वायरस का प्रोटीन बनेगा। तो ये नया सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ है जो टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मतलब फिनोमिनन एक्सप्लेन किया गया था। अब ये पूरा प्रोसेस किसके भरोसे होता है? आरएनए के भरोसे होता है। आरएनए की मदद से हमारा यहाँ पर डीएनए बन रहा है, जो cDNA बन रहा है ये आरएनए की वजह से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है और ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ट्रांसक्रिप्शन पहले आता है कि ट्रांसलेशन पहले आता है। ध्यान से सुनो, ये जो स्पेलिंग है इसके स्टार्टिंग के जो 5 लेटर्स है सेम है, फिर उसके बाद आता है सी और फिर आता है एल। अभी एबीसीडी के हिसाब से जाओ, एबीसीडी में पहले सी आता है और बाद में एल आता है, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डीएनए का जो मैसेज है उसको ट्रांसफर करने वाले हैं और उस मैसेज की मदद से प्रोटीन बनाने वाले हैं। डीएनए की मदद से हमको एमआरएनए मिलता है, आरआरएनए मिलता है, टीआरएनए मिलता है। एमआरएनए के पास मैसेज है तो इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। आरआरएनए जो है वो इस मैसेज को डिकोड करने वाला है, तो ये आरआरएनए राइबोसोम के अंदर होता है तो इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। और फिर मैसेज डिकोड करने के बाद अमीनो एसिड लाने का काम टीआरएनए करता है, तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ये अमीनो एसिड लाकर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से देखो कि एमआरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। हमारे पास हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है, अभी मेरे पास ना बड़ा सा डीएनए है, मेरे डीएनए में अलग अलग जीन्स होती है और हर एक जीन का अलग अलग काम है, अलग अलग प्रोटीन बनाना है। अभी मुझे एक साथ 50 प्रोटीन्स नहीं बनाने हैं, मुझे एक साथ सिर्फ 2 प्रोटीन्स बनाने हैं, तो मेरे डीएनए के 2 अलग अलग जीन्स एक्टिवेट होंगे। तो डीएनए का जो जीन वाला पार्ट होता है, म्हणजे ज्या पार्ट मधून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन हवी आहे त्या पार्टला आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन युनिट।
मतलब मेरा इतना बड़ा डीएनए है, उसमें से मुझे सिर्फ इतना वाला पार्ट यूज करना है, तो इस पार्ट को मैं बोलूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और उसमें से जो जीन मुझे यूज करना है, जिसके पास मेरा एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको मैं बोलूंगी स्ट्रक्चरल जीन। अभी हमारे एंजाइम्स को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चरल जीन यूज करना है, मुझे कहाँ पे जाके मैसेज डिकोड करना है? तो हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, उस स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग में कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। ये प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानने के बाद ही आपका प्रोसेस चालू होता है। और आपको कंटिन्यू पूरा डीएनए यूज नहीं करना है ना, आता आपला डीएनए एवढं मोठा आहे, आपल्याला फुल डीएनए यूज नाही करायचा आहे, आपल्याला फक्त एवढी इन्फॉर्मेशन यूज करायची है। तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है प्रमोटर, और इसके एंडिंग का जो पार्ट है टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस की मदद से पता चलता है कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे स्टॉप करना है। और कभी कभी प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के पास कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसके पास कोई अमीनो एसिड्स नहीं रहेंगे। ट्रांसलेशन हमेशा स्टार्ट होता है स्टार्ट कोडॉन के साथ। तो देखो मैं क्या क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, क्रैश कोर्स लेक्चर है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कम जा रही हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने का। सबसे पहली बात, आपको प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज चाहिए। मैसेज किसके पास है? डीएनए के पास है। डीएनए का मैसेज हमको कॉपी करना है। तो देखो डीएनए का मैसेज हम कैसे कॉपी करेंगे। हमारे डीएनए के पास होता है प्रमोटर सीक्वेंस। प्रमोटर सीक्वेंस के पास आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर मैसेज कॉपी करना चालू करता है। तो हमारे डीएनए के पास जो मैसेज था, वो मैसेज हमने कॉपी करना चालू किया। और जब मैसेज हम कॉपी करते हैं तो हमको हमारा मिलता है आरएनए। पर ये आरएनए अभी डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। इस आरएनए को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज नॉट प्योर आरएनए। इस आरएनए को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि इसके पास कुछ यूजफुल मैसेज है और कुछ यूजलेस मैसेज है। तो इसको हम हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, मतलब HNRNA, क्योंकि इसके पास कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन है। तो हम डायरेक्ट ये एमआरएनए यूज नहीं कर सकते। ये एमआरएनए बनने के बाद हमको इसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपका पॉलीमरेज एंजाइम आके प्रमोटर रीजन के पास बाइंड होता है और यहाँ से आपका आरएनए बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज रीजन के पास जब आपका आरएनए पॉलीमरेज आता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन को पहचानता है, आरएनए बनाना स्टार्ट करता है, और जैसे ही आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा, ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया ना, तो फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाएगा और आपको आपका आरएनए मिल जाएगा। बट दिस आरएनए इज नॉट रेडी। इस आरएनए को बोलते हैं HNRNA। अब हमको इस आरएनए का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, मतलब इसको मैच्योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस आरएनए के पास कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है और कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन है। ये यूजलेस इंफॉर्मेशन हमको निकाल के बाहर फेंकना है। ठीक है, तो जब आप आरएनए बनाते हो, आरएनए बनाने के टाइम पे डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स है, दोनों में से कौन से डीएनए के पास आपका मैसेज है? ये वाला जो स्ट्रैंड है, नीचे वाला स्ट्रैंड, इसके पास आपका मैसेज है, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड को देखकर हमको एमआरएनए बनाना है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड किसको देख के बना था? टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बना था। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपके फ्रेंड ने दिवाली पे कोई कुर्ता पहना, आपको उसका कुर्ता बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके फ्रेंड का साइज XXL है और आपका साइज मीडियम है। तो आप अपने फ्रेंड का कुर्ता नहीं पहनोगे ना, आप उसको पूछोगे कि तूने ये कुर्ता कहाँ से सिलवाया, कौन से टेलर से सिलवाया। आपको उसका कुर्ता अच्छा लगा है, तो आप सेम टेलर के पास जाके सिलवाओगे। तो ये देखो, ये हमारा टेलर है, ठीक है, दिस इज द टेलर। ये आपके फ्रेंड का कुर्ता है, आपको उसका कुर्ता बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके फ्रेंड का साइज अलग है और आपका साइज अलग है। तो आप भी उसी टेलर के पास जाओगे जहां से आपके फ्रेंड ने कुर्ता सिलाया था। तो ये आपका कुर्ता है, दिस इज यू, यहां से आप अपना कुर्ता सिलवाने वाले हो। अभी उसके साइज और आपके साइज में डिफरेंस है ना, दिस इज डीएनए, ये आपके डीएनए का स्ट्रैंड है और आप आरएनए हो। तो अभी डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? जहां पे भी थाइमिन रहता था वहां पे यूरैसिल आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर थाइमिन है तो थाइमिन की जगह पे इधर यूरैसिल आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, क्योंकि आपके फ्रेंड का साइज XXL था, आपका साइज मीडियम है, तो साइज बदल जाएगा, बट बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर जब आप सेम टेलर के पास जाते हो तो वो टेलर अंकल को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका दूसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। आपने फ्रेंड का कुर्ता देखा तो आपके फ्रेंड का कुर्ता है कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि आपने उसका ही सैंपल दिया ना टेलर अंकल को, अंकल मुझे ऐसा ही कुर्ता चाहिए।
तो आपके फ्रेंड का कुर्ता कोडिंग स्ट्रैंड है जिसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, मुझे सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रैंड चाहिए और आप बन जाओगे mRNA क्योंकि आपने उसके जैसा सेम टू सेम नया कुर्ता बनवाया है। तो आपको आपका मिल जाता है mRNA, बट दिस mRNA इज नॉट प्योर। इस mRNA के पास कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इनको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। ये नॉनसेंस कोडॉन्स हमको निकाल के बाहर फेंकने हैं और जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको बोलते हैं एक्सॉन्स। ये देखो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए के पास जो जीन्स होती है, जिस जीन से मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है उस छोटे से जीन के टुकड़े को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए दूसरा नाम है सिस्ट्रॉन। अगर एक सिस्ट्रॉन है तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए बोलेंगे और अगर एक टाइम पे बहुत सारे सिस्ट्रॉन है तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए बोलेंगे। अब मुझे मेरा जो mRNA मिला था वो mRNA प्योर नहीं था, उस mRNA को मुझे प्योर करना है। प्योर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले उसके पास एक कैप लगानी पड़ेगी और एक टेल लगाना पड़ेगा। तो कैपिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाते हैं और इसके टेल में हम एडेनाइन का टेल लगा देते हैं। आपने एक बार कैप लगा दिया और टेल लगा दिया, तो अब आप इसका स्प्लाइसिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो। स्प्लाइसिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, कुछ एंजाइम्स की मदद से ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है इसको हम कट करके बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्प्लाइसिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। पहले हमने कैप लगाया, फिर हमने टेल लगाया। कैपिंग और टेलिंग करने के बाद अब हम इसका स्प्लाइसिंग प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि इंट्रॉन वाले पार्ट को खींच के उसको कट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो इधर से इंट्रॉन निकल गया तो एक्सॉन और एक्सॉन एक साथ चिपक के कोडिंग सीक्वेंस बन गया। तो जो यूजलेस पार्ट था वो यूजलेस पार्ट निकल गया और हमको हमारा यूजफुल mRNA मिल गया। एंड नाउ दिस mRNA इज रेडी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये mRNA प्योर है और अब आप इसको राइबोसोम्स के पास भेजोगे तो ये प्रोटीन बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, गिव द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम HNRNA। तो आपका पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहली बात तो आप बताओगे कि HNRNA मतलब क्या होता है। HNRNA मतलब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसका हमको मैचुरेशन करना पड़ता है। तो इसके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैपिंग प्रोसेस करते हैं, टेलिंग प्रोसेस करते हैं, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हमको हमारा मेच्योर mRNA मिलता है और अब ये मेच्योर mRNA न्यूक्लियस के बाहर आने के लिए रेडी है। मतलब ये mRNA ऐसे न्यूक्लियर पोर में से बाहर आ जाएगा। ये देखो इधर पे ये mRNA बना, ये न्यूक्लियस के होल में से बाहर आ गया और सीधा ये mRNA राइबोसोम्स के पास जाता है, क्योंकि राइबोसोम के पास rRNA है और rRNA अब मैसेज डिकोड करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये अब rRNA के पास आ गया, इसका मैसेज डिकोड होगा और फिर नया प्रोटीन बन जाएगा। अब जेनेटिक कोड के बारे में क्या बताया है, यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंटर्स दिए, सीधा इस पॉइंटर्स में से आप रिवीजन कर सकते हो। जेनेटिक कोड के बारे में हमको ये बोला है, यानोव्स्की एंड साराभाई ने क्या बोला था कि प्रोटीन बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के पास है। आपके न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा और कौन सा प्रोटीन बनेगा। जी गमेव ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड है। एक कोड वर्ड से अमीनो एसिड नहीं बनता, 2 कोड वर्ड से भी अमीनो एसिड नहीं बनता, 3 कोड वर्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये अमीनो एसिड बनता है। एफएचसी क्रिक ने प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है, ये कंफर्म किया था क्रिप्टोग्राम टेक्निक की मदद से, यानी कि डीएनए की स्टडी की मदद से। निरेनबर्ग और मैथी ने हमको एक्सप्लेन किया था कि आर्टिफिशियल mRNA भी हम बना सकते हैं, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन बेस यूज करके भी हम आर्टिफिशियल mRNA बना सकते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने हमको बताया कि हम आर्टिफिशियल mRNA कैसे बना सकते हैं, 2 नाइट्रोजन बेसिस को यूज करके। फिर सेवेरो ओखोवा ने पूरा का पूरा एक एंजाइम डिस्कवर किया, एक एंजाइम एस्टैब्लिश किया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जिसकी मदद से हम बिना ओरिजिनल टेम्पलेट के एक आर्टिफिशियल प्रोटीन बना सकते हैं। बेसिकली इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया पता है, इन्होंने बताया जेनेटिक कोड कैसे बना, आप आर्टिफिशियल प्रोटीन कैसे बना सकते हो, बिना एंजाइम की मदद से आप प्रोटीन कैसे बना सकते हो, वो इन्होंने बताया। और फिर इन तीनों ने मिलकर हमको जेनेटिक कोड का डिक्शनरी दिया। डिक्शनरी मतलब क्या, ये वाला डिक्शनरी कहाँ गया, ये वाला डिक्शनरी। आपको पूरा डिक्शनरी लर्न नहीं करना है, ठीक है। अभी ट्रिपलेट कोड, सिंगलेट, डबलेट कोड मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन। एक नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड बनाओगे तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड बनेगी, पर नेचर में 20 अमीनो एसिड्स है। आपके घर में अगर 20 लोग मेहमान आने वाले हैं तो आप 25 लोग का खाना बनाओगे ना, 15 लोग का खाना तो बनाओगे नहीं, ज्यादा खाना बनाओगे ताकि सबका पेट भर जाए, थोड़ा बच जाएगा तो भी चलेगा।
तो एक नाइट्रोजन बेस से तो एक अमीनो एसिड नहीं बना सकते, मुझे 20 अमीनो एसिड चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। दो नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज करूंगी तो भी 16 अमीनो एसिड्स बनेगा, तो भी मुझे 20 नहीं मिलेगा। तो अगर मैं 3 नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन यूज करूं तो मुझे 64 अमीनो एसिड्स मिलेगा। इसमें से 3 अमीनो एसिड्स यूजलेस है, तो मुझे 61 अमीनो एसिड्स मिलेगा। और ये थोड़ा सा ज्यादा खाना है, लेकिन समझो अगर आपके मेहमान रुक गए 1-2 दिन तो फिर वो खाना यूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। 4-4 का कॉम्बिनेशन हमको यूज नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स मिलेगा। तो ट्रिपलेट कोड सबसे ज्यादा सूटेबल कोड माना गया था। अभी जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, और इसी टॉपिक में से एंटीकोडॉन ऑफ एयूजी भी पूछा गया था। तो आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है, 3-3 के कॉम्बिनेशन में होता है, और एमआरएनए का एक डायरेक्शन फिक्स होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप इसको कभी भी उल्टा डायरेक्शन में रीड नहीं कर सकते, नहीं तो सीक्वेंस बदल जाएगा। समझो किसी के फोन का पासवर्ड है 001 और आप अपने फोन में डाल रहे हो 100, तो आपका फोन नहीं खुलने वाला। आपका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कौन से सीक्वेंस में आप नंबर डालते हो वो इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। जेनेटिक कोड हैज अ स्पेसिफिक पोलैरिटी, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है, आप इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो मैसेज बदल जाएगा। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, मतलब कोई भी कोड वर्ड किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई भी कोड वर्ड किसी के ऊपर ओवरलैप किया तो अमीनो एसिड्स बदल जाएंगे और फिर आपको एबनॉर्मल अमीनो एसिड्स मिलेंगे, इसीलिए जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, यहाँ पर आपको कोई कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, स्लैश, फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो इट इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, डीजेनरेसी मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपके पास some amino acids are encoded by more than one codon, this is called degeneracy। अगर आपके पास एक जेनेटिक कोड नहीं है पर आपको वही अमीनो एसिड चाहिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एक्स अमीनो एसिड चाहिए, दिस इज एक्स अमीनो एसिड। अब ये एक्स अमीनो एसिड आपको इस कोडवर्ड से मिलता है यू से, लेकिन आपके पास ये वाला कोडवर्ड नहीं है, तो आपके पास सी वाला कोडवर्ड है और ये कोडवर्ड भी सेम अमीनो एसिड दे रहा है। तो अगर आपके पास ये कोडवर्ड नहीं है तो आप ये अमीनो एसिड इस कोडवर्ड से बना सकते हो, मतलब एक कोडवर्ड डीजेनरेट हो गया तो भी दूसरे कोडवर्ड से आपको वो अमीनो एसिड मिल जाएगा। मैंने इधर पे सिर्फ क्या चेंज किया, सिर्फ लास्ट वाला बेस चेंज कर दिया, यू की जगह सी लिख दिया। तो जब आप लास्ट वाला बेस चेंज कर देते हो उसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 बेसेस सेम होते हैं, लेकिन थर्ड वाला जो बेस होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको आपका अमीनो एसिड मिल जाएगा लेकिन दूसरे कोडवर्ड से मिलेगा। अभी इसका ही एक और उल्टा प्रोसेस है, नॉन एम्बिगस नेचर। नॉन एम्बिगस नेचर मतलब क्या होता है, यू से मुझे एक्स अमीनो एसिड मिला, तो सी से मुझे एक्स अमीनो एसिड मिला, लेकिन यू से मुझे वाई अमीनो एसिड कभी नहीं मिलेगा। मतलब हर एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड बनाता है और फिक्स रहता है कि मैं पूरा लाइफ यही अमीनो एसिड बनाऊंगा, मैं दूसरा अमीनो एसिड कभी नहीं बनाऊंगा। तो दिस जेनेटिक कोड इज वेरी लॉयल। ये क्या बोलता है, जब तक मेरे अंदर जान है मैं एक ही अमीनो एसिड बनाऊंगा, मैं कभी दूसरा अमीनो एसिड नहीं बनाऊंगा। इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगस यानी लॉयल नेचर। फिर क्या आता है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको स्पेसिफिक कोड से सेम अमीनो एसिड ही मिलता है। जैसे कि ह्यूमंस का अगर एग्जांपल लूं मैं, तो AUG कोडवर्ड से हमको मिथियोनिन अमीनो एसिड मिलता है और ये सारे ह्यूमंस में कॉमन है। ओके, फिर जेनेटिक कोड हैज इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन मतलब क्या होता है, ऐसा कोडवर्ड जिससे हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। अभी जैसे हिंदूज में ये बिलीफ है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं या जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा को याद करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जब भी कोई भी प्रोटीन आप बनाओगे तो आपको अपने mRNA में सबसे पहले ये चेक करना है कि उसके पास AUG है कि नहीं। AUG हमारा फर्स्ट कोडॉन होता है। अगर किसी भी mRNA में AUG मिसिंग है मतलब वो mRNA डिफेक्टिव है, उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो स्टार्ट कोडॉन मतलब जहां से हमेशा प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है, और स्टॉप कोडॉन मतलब जिसके लिए हमारे पास कोई भी tRNA नहीं है। तो स्टार्ट कोडॉन कौन से और स्टॉप कोडॉन कौन से, ये आपको याद रखना है। स्टार्ट कोडॉन ये वाला है, ये कोडवर्ड आपको याद रखना है, AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन, और ये 3 स्टॉप कोडॉन आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ये 3 स्टॉप कोडॉन कहीं पर भी आ गए तो वहीं पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टॉप हो जाएगा। यूनिवर्सल नेचर यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड सेम अमीनो एसिड कोड करता है। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो ये आप बता सकते हो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली।
कोडॉन एंड एंटी कोडॉन मतलब क्या होता है? ये मेरा mRNA है। mRNA के ऊपर जो कोड वर्ड्स होते हैं उनको कोडॉन बोलते हैं। इन कोड वर्ड्स के साथ जो tRNA बाइंड करेगा, उसके पास जो कोड वर्ड्स है उनको बोलेंगे एंटी कोडॉन। तो A के साथ हमेशा U बाइंड करता है, U के साथ A बाइंड करेगा और G के साथ C बाइंड करेगा। तो AUG का एंटी कोडॉन क्या आएगा? UAC। सिंपल कॉमन सेंस। ओके, अब यहाँ पर आपको डीएनए रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में क्वेश्चन पूछा गया था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, कहाँ गया? हाँ, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग mRNA। अभी यहाँ पे पूछा है कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे। अभी आप सीधा काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे, पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हिंट क्या आपको याद रखनी है कि हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है AUG से। तो आपको ना AUG ढूंढना है कि AUG किधर है। ये देखो, यहाँ पे आपको AUG दिखाई देगा, दिस इज AUG। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी तो है, ये क्या इधर भी है ना, AUG। यहां से अपना प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाला है। तो मैम फिर ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज अनट्रांसलेटेड रीजन। तो यहाँ पे बनेगा एक अमीनो एसिड, इधर बनेगा दूसरा अमीनो एसिड, इधर बनेगा तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा, छठा, सातवां अमीनो एसिड। अभी UAC क्या है? UAC स्टॉप कोडॉन है ना, UAC, ये देखो, नहीं UAC नहीं, UAG, UGA एंड UAA, ये स्टॉप कोडॉन है। तो कहां गए हम? कहां गया वो क्वेश्चन? हाँ, UAC नहीं, UAG स्टॉप कोडॉन है, दिस इज स्टॉप कोडॉन और ये अनट्रांसलेटेड रीजन है। तो आपको टोटल कितने अमीनो एसिड्स मिले? इसके लिए एक भी अमीनो एसिड नहीं रहेगा। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो मुझे इस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ 8 अमीनो एसिड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंट क्या याद रखना है? ऑलवेज स्टार्ट विथ AUG। सबसे पहले mRNA के ऊपर AUG ढूंढो और फिर उसी mRNA में स्टॉप कोडॉन ढूंढो, तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स बनने वाले हैं। यहां तक सबको समझ में आया एवरीबॉडी? अब देखो, अब आता है अपना म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब म्यूटेशन मतलब क्या होता है? अचानक से अगर हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस हो गए, अचानक से कोई जीन डिलीट हो गया या अचानक से कोई जीन ऐड हो गया, डिलीशन, इंसर्शन, तो उसकी वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। टीआरएनए मॉलिक्यूल को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, अमीनो एसिड्स खुद चल के नहीं आ सकते, एमआरएनए के पास अमीनो एसिड्स को लेके आना पड़ता है। तो टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, क्योंकि अमीनो एसिड खुद मोटाइल नहीं होते, इसीलिए टीआरएनए मॉलिक्यूल को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। टीआरएनए मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देता है, लवंग जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई देता है। ये सीईटी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी टीआरएनए के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट वाला पार्ट इसका होता है अमीनो एसिड अटैचमेंट बाइंडिंग साइट। यहाँ पर कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? CCA बेसिस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका अपोजिट एंड, दैट इज एंटीकोडॉन रीजन, जो एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। उसके बाद इसके 2 लूप आते हैं, एक डी आर्म आता है, एक टी साइड सी आर्म आता है, जो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करने में हेल्प करता है। तो ऐसे टीआरएनए के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। हमने देखा कि एमआरएनए कैसे बनता है, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। तो देखो, आपका जो आरएनए था, ये एमआरएनए किसके पास गया? ध्यान से देखो, ये एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, एक छोटा सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है। जब आपके राइबोसोम के पास एमआरएनए आता है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आपके राइबोसोम्स के पास एमआरएनए आता है, सबसे पहले एमआरएनए स्मॉल सब यूनिट के पास आता है। स्मॉल सब यूनिट के पास जब एमआरएनए आता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टीआरएनए आएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड लेकर। ये देखो, ये अपना एमआरएनए है, वेट, दिस इज अवर एमआरएनए। ये एमआरएनए का स्मॉल सब यूनिट है, इधर पे आपका राइबोसोम आया, दिस इज योर स्मॉल राइबोसोम, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका फर्स्ट टीआरएनए है। जब ये राइबोसोम फर्स्ट टीआरएनए के साथ आएगा ना, तो ये लोग सबसे पहले एयूजी को ढूंढते हैं। जैसे ही एयूजी मिल गया, वैसे ही सिग्नल जाता है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को। मतलब देखो, एक एक्सप्लेन करती हूँ, मूवी में बताता है ना, कोई डॉन है, उसको किसी कंट्री में आना है, लेकिन वो पहले अपने चमचे को भेजता है और वो बोलता है कि जाके चेक करो इस कंट्री में सब कुछ सेफ है कि नहीं है।
तो चमचा आके सब चेक करता है सब कुछ सेफ है कि नहीं है, फिर वो अपने बॉस को मैसेज भेजता है कि हाँ इधर पे सब सेटिंग हो गई है, आप आ जाओ। तो वैसे यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो है ये चेक करता है कि mRNA बराबर है कि नहीं है, वायरस का आरएनए तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ही उसको AUG मिल जाता है, मतलब ये mRNA बराबर है, तो सिग्नल लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को जाता है। अब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जब आता है, तो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट के पास 3 अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। उसके पास है ए साइट, उसके पास है पी साइट और ई साइट। ए साइट मतलब यहाँ पर नया अमीनो एसिड ऐड होगा, दिस इज अमीनो एसिड साइट। पी साइट मतलब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है, और ई साइट मतलब एग्जिट होने वाला है। तो ये प्रोसेस कैसे होने वाला है, ध्यान से देखो। ये देखो क्या हो रहा है इधर, यहाँ पे आपका ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाता है, नया टीआरएनए आते जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होने वाला है ये प्रोसेस। यहाँ पर आपका पहले से टीआरएनए था, ये टीआरएनए पहले से पी वाले साइट पे होता है। अब जो सेकंड टीआरएनए आएगा वो ए साइट पे आएगा। जैसे ही सेकंड टीआरएनए आया तो ये दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये वाला टीआरएनए खाली हो गया, तो आपका जो राइबोसोम है ये आगे शिफ्ट होगा, टीआरएनए ई साइट पे चला जाएगा। देखो ये टीआरएनए ई साइट पे आ गया क्योंकि राइबोसोम आगे शिफ्ट हो गया, और अब ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके फिर नया अमीनो एसिड आएगा। तो ये प्रोसेस चालू रहता है। ये देखो नया अमीनो एसिड आया, पेप्टाइड बॉन्ड बना, आगे शिफ्ट हुआ, बाहर निकल गया, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ये प्रोसेस चालू रहता है जब तक आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस चालू रहता है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा वैसे ही यहाँ पर रिलीज फैक्टर आ जाता है। ये रिलीज फैक्टर क्या करता है, ये स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड करके सबसे पहले तो प्रोटीन चेन को रिलीज करता है, फिर आपके राइबोसोम्स रिलीज हो जाते हैं, टीआरएनए रिलीज हो जाता है, और ये जो एमआरएनए है ये एमआरएनए तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि गलती से भी ये एमआरएनए किसी वायरस के हाथ लग गया तो वायरस अपना प्रोटीन बनाने लगेगा। तो रिलीज फैक्टर जैसे ही आता है सब कुछ रिलीज हो जाता है। ये जो प्रोटीन है ये रिलीज होके गोल्जी अपैरेटस के पास जाएगा और उधर पे इसका मॉडिफिकेशन होगा, हमने 11वीं में पढ़ा था। ये जो टीआरएनए है ये टीआरएनए रिसाइकल हो जाएगा, राइबोसोम्स रिसाइकल हो जाएगा, सिर्फ एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिलीज फैक्टर विल आल्सो रिसाइकल। तो यहाँ पर हमको हमारा प्रोटीन चेन मिल चुका है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं, जब यहाँ पे लार्ज राइबोसोम सब यूनिट आता है, यहाँ पे जब ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब एक साथ आते हैं तो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में ना ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब ये दोनों सब यूनिट ऐसे साथ में रहना चाहिए, तो इनके बीच में यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहता है जो दोनों सब यूनिट को एक साथ ज्वाइन करके रखता है। और फाइनली रिलीज फैक्टर आया तो ये दोनों सब यूनिट रिलीज हो जाता है, ये रिसाइकल हो जाता है, ये गोल्जी अपैरेटस के पास जाता है और ये एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वायरस के हाथ में एमआरएनए नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे 3 स्टेप्स में हमारा प्रोटीन बन जाता है। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, दिस इज इनिशिएशन प्रोसेस, पहला टीआरएनए आएगा। सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन, हम नया नया अमीनो एसिड्स ऐड करते जाएंगे। और थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, यानी पूरे प्रोसेस को खत्म कर देना, एंड कर देना। तो ऐसे हमारा फाइनली हमको हमारा प्रोटीन मिल जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें देखते हैं क्या बताया है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है। रेगुलेशन वर्ड मतलब होता है कंट्रोल करना। जब भी आप किसी जीन को कंट्रोल करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं कि हम इस जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो, जब हमको प्रोटीन बनाना होता है तो हम उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जब हमको कोई चीज बंद करनी होती है तो हम उस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। जैसे फैन का रेगुलेटर होता है स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में भी जीन्स के रेगुलेटर होते हैं, कब कौन सी जीन एक्टिवेट करनी है, कब कौन सी जीन स्टॉप करनी है, उसी को हम रेगुलेशन बोलते हैं। तो हम जीन को ना अलग अलग लेवल्स पे रेगुलेट कर सकते हैं। हम उसका ट्रांसक्रिप्शन लेवल जब चाहिए तब स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहिए तब स्टॉप कर सकते हैं। हम अपने जीन का प्रोसेसिंग लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने जीन का एमआरएनए, हमारा जो एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। और समझो अगर एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो गया तो आगे का ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जीन कब रेगुलेट करना पड़ता है, जब आपको एंजाइम्स बनाने हैं, जब आपको प्रोटीन बनाने हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। ई कोलाई बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्लूकोज खाता है। ग्लूकोज सबसे छोटी शुगर है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, ज्यादा एंजाइम्स नहीं चाहिए। लेकिन समझो आज आपके पास ग्लूकोज नहीं है और अब आपको ई कोलाई को लैक्टोज शुगर देना पड़ रहा है। लैक्टोज शुगर डाइसैकेराइड शुगर है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है, ठीक है। तो अभी ई कोलाई डायरेक्ट इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो ई कोलाई को नया एंजाइम बनाना पड़ेगा। तो नया एंजाइम बनाने के लिए हमको ई कोलाई बैक्टीरिया में
कुछ प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका एनवायरनमेंट अचानक से बदल गया, तो अब हमको इसके जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप जीन्स का रेगुलेशन एक्सप्रेस करके नया एंजाइम बनाने वाले हो, ऐसे पाथवे को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल पाथवे, या फिर इसको बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंजाइम बनाओगे। अगर लैक्टोज शुगर दे रहे हो तो ई कोलाई को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन दिखाना पड़ेगा और नया एंजाइम बनाना पड़ेगा। तो वो न्यू एंजाइम्स को बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आप नया एंजाइम बनाओगे तो ई कोलाई को खाना मिलेगा, नहीं तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो जब आप ई कोलाई के जीन्स को एक्टिवेट करोगे तो बहुत सारे जीन्स को एक साथ रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये हमको किसने बताया था? फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक्विस मोनॉर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि आप बहुत सारे जीन्स को जब एक साथ कंट्रोल करते हो तो उसको हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर ई कोलाई को जब हम लैक्टोज शुगर देते हैं तो उसको 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीएज, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, सेल के अंदर लैक्टोज शुगर जाना चाहिए, तो वो होगा परमीएज एंजाइम जो लैक्टोज को परमिशन देगा कि तुम अंदर जाओ। लैक्टोज अंदर जाने के बाद ई कोलाई बैक्टीरिया गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। और एसिटाइलेज एंजाइम जो होता है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जब एक ही डीएनए में ऐसे बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में आपको ना अलग अलग जीन दिखाई देगी। यहाँ पर रेगुलेटर जीन है, यहाँ प्रमोटर जीन है, यहाँ ऑपरेटर जीन है। रेगुलेटर जीन का काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती है? ये हमारे प्रोसेस को बंद करके रखती है, स्विच ऑफ करके रखती है। यानी ई कोलाई रोज रोज मेहनत का काम नहीं करता है, जिस दिन उसको ग्लूकोज नहीं मिला उस दिन वो मेहनत करेगा। तो ये रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन सीधा प्रमोटर रीजन के पास जाके ब्लॉक कर देती है। प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन को ये ब्लॉक कर देती है। क्योंकि अपना प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो गया तो आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को इधर पे ज्वाइन होने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रोसेस स्विच ऑफ है, मतलब हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है। जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं देते तो रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन, इसको आई जीन भी बोलते हैं, इनहिबिटर जीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये सीधा ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है ताकि आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही ना सके, आपका प्रमोटर रीजन ब्लॉक हो जाए। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ई कोलाई शुगर को, सॉरी ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर हमने लैक्टोज शुगर दिया तो ये प्रोसेस ऑन हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रेगुलेटरी जीन अपना रोज का काम करता है, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर रीजन को जा रहा था ब्लॉक करने के लिए, उतने में हम इसको थोड़ा सा लालच दे देते हैं, हम इसको लैक्टोज दे देते हैं, मतलब लैक्टोज के जैसे दिखने वाला मॉलिक्यूल एलो लैक्टोज दे देते हैं। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये एलो लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाता है और एलो लैक्टोज के साथ बाइंड होके ये रिप्रेसर को बिजी कर देता है। जब अपना रिप्रेसर प्रोटीन बिजी हो गया है उसी टाइम पे आपका पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और यही अपने को करना था। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो एमआरएनए बनेगा, आपको जो जो एंजाइम्स चाहिए थी वो सारी एंजाइम्स मिल जाएंगी और आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम्स मिलने के बाद आप लैक्टोज को ब्रेक डाउन करोगे, ग्लूकोज बनेगा और ई कोलाई को एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये सब मगजमारी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ई कोलाई के पास ग्लूकोज शुगर नहीं था, हमने उसको लैक्टोज शुगर दिया था। अगर ई कोलाई के पास ग्लूकोज होता तो ये सब मगजमारी नहीं करना पड़ता। तो ध्यान से देखो, रेगुलेटरी जीन जो है ये ऑपरेटर रीजन को कंट्रोल करता है। ऑपरेटर रीजन स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करता है। हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, Z, Y, A। हर एक जीन से एक एक एंजाइम बनती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लैक Z, इसको बोलते हैं लैक Y, इसको बोलते हैं लैक A। लैक Z से कंट्रोल होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, लैक Y से कंट्रोल होता है परमीएज एंजाइम, और लैक A से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। आपको एग्जाम में मैच द कॉलम करने के लिए पूछते हैं कि कौन से जीन से कौन सा एंजाइम बनता है, और इसका सीक्वेंस भी फिक्स है, आप उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। Z, Y, A यही सीक्वेंस होना चाहिए। Z से ये बनेगा, Y से ये बनेगा, A से ये बनेगा। ऑपरेटर रीजन इन तीनों को कंट्रोल करता है और प्रमोटर रीजन ऑपरेटर रीजन को कंट्रोल करता है और इनहिबिटर जीन ऑपरेटर को कंट्रोल करता है। समझ में आई बात? तो दिस इज अवर लैक ओपेरॉन। यहाँ पर हम लैक्टोज की वजह से पूरा जीन्स एक्टिवेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल डायरेक्ट ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपेरॉन। इधर दिया है ना,
इंड्यूसर मॉलिक्यूल मतलब लैक्टोज शुगर, ये डायरेक्ट ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके वजह से ओपेरॉन स्टार्ट होगा या फिर स्टॉप होगा, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपेरॉन बट इट इज यूज्ड इन द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैक ओपेरॉन, तो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन बताया, आंसर बताया, ठीक है। इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपेरॉन, प्रमोटर रीजन होता है, रेगुलेटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, बट इंड्यूसर जीन नहीं होता है लैक ओपेरॉन में। लैक्टोज का क्या काम है, लैक्टोज सेल के अंदर परमिएज एंजाइम की मदद से जाता है, एंजाइम्स की मदद से जो प्रोसेस स्विच ऑफ था वो प्रोसेस स्विच ऑन हो जाता है, और आपका रिप्रेसर प्रोटीन फिर ऑपरेटर रीजन के साथ ब्लॉक नहीं होता है, स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम्स बनाते हैं, फिर लैक्टोज शुगर खुद का ब्रेकडाउन खुद करवाता है क्योंकि गैलेक्टोसिडेज एंजाइम आ जाता है। एंड व्हेन द इंड्यूसर लेवल फॉल्स, जैसे लैक्टोज शुगर कम हो जाएगा, ई कोलाई को एनर्जी मिल जाएगी, वैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा और आपका पूरा एंजाइम बनाने का प्रोसेस फिर से स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी मिल गई, तो मैं आगे प्रोसेस क्यों कंटिन्यू करूं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जीनोमिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम जीनोम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कि उसकी बॉडी में कितने जीन्स हैं। जीनोम ये वर्ड हमको दिया था एच विंकलर ने, और जीनोमिक्स ये वर्ड हमको दिया था टीएच रॉड्रिक ने। जीनोमिक्स में हम क्या स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने जीन्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस जीनोम में। और जीनोमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि वो जो जीन है उसका सीक्वेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यहाँ पर हम सीक्वेंस एनालाइज करते हैं, मैप करते हैं कि डीएनए में कौन सा सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है और उस सीक्वेंस का क्या फंक्शन है, वो हम फंक्शनल जीनोमिक्स में पढ़ते हैं। जीनोमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन फील्ड में यूज होता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम इसको यूज करते हैं, फोरेंसिक साइंस में ये यूज होता है, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए ये यूज हो सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1990 में और खत्म हुआ था 2003 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल था कि ह्यूमंस के जीन को एनालाइज करना है, कितने डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नया डेटाबेस डेवलप करना है, नया फील्ड डिजाइन किया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप किए गए, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप किए गए, और फिर उसको ध्यान रखने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स डिस्कवर किए गए, और ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से हम ह्यूमन के पूरे जीन्स को समझ पाए कि हमारी बॉडी में टोटल कितने जीन्स होते हैं और कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करके हमको पता चला कि हमारी बॉडी में 33,000 जीन्स हैं, जो कि अभी तक पता चला है। लेकिन हम और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। ओके, इस ऑर्गेनिज्म में इतना जीन है और इस ऑर्गेनिज्म में इतना जीन है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ये अच्छे से समझ में आता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सीईटी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना क्रोमोसोम है, कितना जीन्स है और कितना बेस पेयर्स है। आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन सीईटी में पूछते हैं, ठीक है। राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों पढ़ा हमने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने पढ़ा ताकि हम यहाँ पर उनका जेनेटिक सीक्वेंसेस पढ़ सके, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, टूल्स डेवलप कर सके। ये सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम्स है जो 2022 में पूछा गया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब क्या होता है, अपने अंगूठे के छापे को फिंगरप्रिंट नहीं बोलते हैं, हमारे डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस को हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जेफरी इन 1984। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं। देखो, मेरा डीएनए और आपका डीएनए 99.9% सेम है, सिर्फ 0.1% डीएनए अलग होता है, और उस छोटे से सीक्वेंस को, फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएनए है, ये आपका डीएनए है, हमारा पूरा डीएनए सेम होगा, सिर्फ यहाँ का जो छोटा सा सीक्वेंस है, समझो ये छोटा सा सीक्वेंस मेरा अलग है और आपका जो छोटा सा सीक्वेंस है GGCA ये अलग है। तो अभी मेरा सीक्वेंस और आपका सीक्वेंस अलग है, इस छोटे से टुकड़े को, ये जो छोटा सा सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर यानी कि मेरे डीएनए में 8 सीक्वेंसेस हो सकते हैं या फिर 20 सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो अलग है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है। और आपके डीएनए में 25 सीक्वेंसेस हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मेरे और आपके बीच में डिफरेंस है। तो जो सीक्वेंसेस आपके और मेरे में अलग है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी अपना कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, सपोज दिस इज द डीएनए, अभी यहाँ पे जो मेरा बॉडी का जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, और आपके बॉडी का सीक्वेंस थोड़ा बड़ा है और ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमको यही ढूंढना है
कि मेरा सीक्वेंस जो है और आपका सीक्वेंस जो है, कौन सा सीक्वेंस है जो अलग है, बस वही ढूंढना रहता है, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। और उस छोटे से सीक्वेंस को बोलते हैं वीएनटीआर सीक्वेंस। मिनिमम 20 सीक्वेंसेस से बनता है और मैक्सिमम 100 बेस पेयर्स, 100 से ज्यादा नहीं होता है और 20 से कम नहीं होता है। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन किया, इसको लैब में लेके गए, इसमें से हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। डीएनए मिला, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस डीएनए को कट करेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमको अलग अलग सीक्वेंसेस मिलेंगे। इन सीक्वेंसेस को हम एनालाइज करते हैं फोटोग्राफी करके, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा डीएनए कैसा है। तो पहला है डीएनए सैंपल कलेक्ट करना, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन करना। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन की मदद से हम इस डीएनए सैंपल को तोड़ते हैं। जैसे ही आप डीएनए सैंपल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से तोड़ोगे तो आपको ना अलग अलग टुकड़े मिलेंगे डीएनए को। कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे टुकड़े अलग अलग लेंथ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने ये टुकड़े तो तोड़ा, तो मुझे फ्रेगमेंट्स मिले और ये सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग लेंथ के थे, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी अलग अलग स्ट्रक्चर। अब इन सारे टुकड़ों को मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करने डालूंगी, यानी कि मैं इनको जेल में डालूंगी। जब मैं इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मदद से डीएनए बैंड सेपरेट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी में फिर से ये टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप ऐसा एक जेल रहता है, यहाँ पर हम डीएनए सैंपल डालते हैं, यहाँ पर नेगेटिव बैटरी रहती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ पर मैंने डीएनए सैंपल डाला, डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पावर स्टार्ट करूंगी तो मेरा जो नेगेटिव डीएनए है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स धीरे 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 करके मूव होते हैं। जितना हैवी डीएनए रहेगा वो पीछे रह जाएगा, जो लाइट डीएनए रहेगा वो आगे आ जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अब वो पूरा का पूरा जो जेल है, ये जेल में उठाऊंगी और इसको मैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर रख दूंगी। मतलब ये देखो, ये मैंने नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिया या नायलॉन मेम्ब्रेन लिया और इसके ऊपर मैं प्रेशर करने के लिए कुछ टॉवेल रखूंगी। तो क्या होगा पता है, ये जो जेल है ना, इस जेल के ऊपर ये जो डीएनए बैंड्स है, ये पूरा डीएनए इस पेपर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने हाथ में पेन से लिखते हो और फिर हाथ से दूसरे हाथ से दबाते हो तो वो पूरा इंक इसमें शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही हमारा जो जेल है, जेल के ऊपर हमने जो डाई डाली थी, जो कलर डाला था, वो डीएनए मुझे इस पेपर में शिफ्ट करके लेना है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर में। तो मैं इसके ऊपर प्रेशर करूंगी और 3-4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो पूरा डीएनए उस पेपर में शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका ऐसे ही नाम रखा है कि आप डीएनए को पेपर में ट्रांसफर करके ले रहे हो। रात भर के लिए आप छोड़ दोगे तो डीएनए पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो जो पेपर है, वो पेपर लेकर हम उसको एक हाइब्रिड चेंबर में डालेंगे। मतलब इस चेंबर में मैंने बहुत सारे रेडियो एक्टिव प्रोब्स मिक्स करके रखे हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो मेरा पेपर है, इस पेपर के ऊपर अलग अलग डीएनए सैंपल आ गए हैं। अभी समझो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ सी होगा, पर मुझे पता नहीं है कि क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से लैब में बनाया हुआ ए, लैब में बनाया हुआ टी, लैब में बनाया हुआ जी और लैब में बनाया हुआ सी, ये सब मैंने इस चेंबर में डाल दिया, इस कांच के बॉक्स में लिक्विड में डाल दिया। तो अब ये ए इस टी के साथ बाइंड करेगा, ये टी इस ए के साथ बाइंड करेगा, ये जी इस सी के साथ बाइंड करेगा और ये सी इस जी के साथ बाइंड करेगा। अब इस पेपर को मैं ऐसे मिक्स होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स है, इनको रेडियो एक्टिव प्रोब्स बोलते हैं। हमने इसको अपने डीएनए के साथ हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए छोड़ दिया। मतलब अपना जो डीएनए था उसके साथ इसको बॉन्ड बनाने के लिए छोड़ दिया, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करना। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होने के बाद अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मैं एक्स्ट्रा प्रोब्स निकाल दूंगी, एक्स्ट्रा प्रोब्स वॉश कर दूंगी। और अब मुझे जो मेरा पेपर मिला है, इस पेपर को मैं ड्राई करूंगी और इसको मैं यूवी चेंबर में देखूंगी। यूवी चेंबर में देखने के बाद मुझे ना ये सीक्वेंसेस दिखाई देंगे, क्योंकि इन सीक्वेंसेस के ऊपर मैंने रेडियो एक्टिविटी डाली थी जो अंधेरे में चमकते हैं। तो अंधेरे में जब ये सीक्वेंसेस चमकेंगे तो मुझे मेरे डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा कि मेरे डीएनए का सीक्वेंस है TACG। और अगर मुझे एक साइड का सीक्वेंस पता है तो मुझे दूसरे साइड का सीक्वेंस तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से हम डीएनए का एनालिसिस करते हैं। पहले डीएनए सैंपल आइसोलेट करो, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, फिर उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, फिर उसको सदर्न ब्लॉटिंग पेपर में ट्रांसफर करो, फिर उसके बाद उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालो, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन होने दो, फिर उस पेपर को निकालो, ड्राई करो, यूवी चेंबर में देखो और उसका एक्सरे फोटोग्राफी लो। उससे आपको पता चलता है कि आपके डीएनए का सीक्वेंसेस क्या है। तो मैम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हमारा फायदा क्या होगा, ये देखो, ये सारे आपके डीएनए प्रोब्स है, ये प्रोब्स बाइंड करेंगे। हमने इसको चेंबर में डाला, रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ मिक्स किया, ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स है। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है।
हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम इसका फोटोग्राफी करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं? क्योंकि ये फोरेंसिक लैब में यूज होता है मर्डर केसेस सॉल्व करने के लिए, रेप केसेस सॉल्व करने के लिए, बायोलॉजिकल फादर और मदर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। जब प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं ना कि कौन किसका बच्चा है कौन नहीं है, तो वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। और ये हमारे एंसेस्टर्स पेडिग्री भी एनालिसिस चार्ट बनाने में भी यूज होता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे, घोड़े थे, बिल्ली थे, गधे थे, कौन थे। तो यहाँ पर हम पेडिग्री एनालिसिस भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से कर सकते हैं। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको 2022 में पूछा गया था व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 2024 में पूछा गया था कि आपको ये स्टेप्स अरेंज करने हैं। तो पहला स्टेप होता है सैंपल कलेक्शन, दूसरा स्टेप होता है आइसोलेशन, फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डीएनए को ब्रेक करना, फिर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, और लास्ट में आता है सदर्न ब्लॉटिंग करना। तो आपको इसको रीअरेंज करना था, बस इतना ही था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर होता है अपना ये चैप्टर समाप्त। आई होप आपको अब तक जितने भी मैंने चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी और बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट लेक्चर लेकर आऊंगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो आई विल नॉट कंटिन्यू दिस सीरीज, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप लोग अभी तक पता नहीं है आपको या अनअवेयर हो हमारे ऐप के बारे में, तो मैं फिर से याद दिलाती हूँ, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल है, हजारों एमसीक्यू हमने फ्री में दिया है। आपको बस ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल चेक करना है। जिस बच्चे को सीईटी की डिटेल पढ़ाई करनी है, लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं बायोलॉजी के, पूरा मॉक टेस्ट फ्री में चाहिए, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। वरदान बैच की पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो और अपने एग्जाम्स का अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए काम करती रहूं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड।